नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल राज्य के स्टडी पर। आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो पशुपालन टेस्ट सीरीज की अगली कड़ी में हम सीरीज नंबर 5 के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते अपने वीडियो पर। पशुपालन टेस्ट सीरीज भाग 5, इसमें हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, गाय की नागौरी नस्ल का उपयोग मुख्यतः किस तरह से किया जाता है? तो किस तरह से किया जाता है? दुधारू नस्ल, प्रारूप नस्ल, द्विप्रयोजन या उपरोक्त सभी? इसका आंसर हो जाएगा बी। प्रारूप नस्ल के रूप में नागौरी नस्ल का उपयोग किया जाता है। अब ये प्रारूप नस्ल क्या होती है? प्रारूप नस्ल वह नस्ल होती है जिसमें पशुओं का उपयोग खेतों में श्रम करने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए, सिंचाई करने के लिए और खेतों में जुताई करने के लिए काम में लिया जाता है। अगर श्रम के मामले में किसी पशु का उपयोग किया जाता है तो उसे कहते हैं प्रारूप नस्ल। और वो कौन सी नस्ल है राजस्थान में? तो नागौरी नस्ल। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बकरी का दूध निम्न में से किन रोगियों के लिए लाभदायक है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मधुमेह, क्षय, कैंसर या रतौंधी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बकरी का जो दूध है वो क्षय रोग के लिए लाभदायक है। क्षय रोग मतलब टीबी। उसी प्रकार जो मधुमेह रोग है उसमें ऊंट का दूध लाभदायक है। ठीक है, ऊंट का दूध मधुमेह रोग में काम आता है, तो क्षय रोग में बकरी का दूध काम में आता है। और अगर बात करें रतौंधी, तो रतौंधी किसकी कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। मधुमेह रोग में ऊंट का दूध काम में लिया जाता है, क्षय रोग में बकरी का दूध काम में लिया जाता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ नस्ल है और एक तरफ है देश। तो कौन सी नस्ल का उत्पत्ति स्थान कौन सा देश है, ये हमको देखना है। तो पहले नंबर पर है जर्सी। जर्सी गाय का उत्पत्ति स्थान कहां से? इंग्लैंड, डेनमार्क, नीदरलैंड या स्विट्जरलैंड? तो जो जर्सी का उत्पत्ति स्थान है वो है इंग्लैंड। जर्सी द्वीप का इंग्लैंड। ठीक है, उसी प्रकार रेड डेन, तो रेड डेन से हो गया डेनमार्क। रेड डेन, तो डेन से हो गया डेनमार्क, तो रेड डेन का उत्पत्ति स्थान हो गया डेनमार्क। ठीक है, होलेस्टीन फ्रीजियन, होलेस्टीन फ्रीजियन का उत्पत्ति स्थान हो गया नीदरलैंड या हॉलैंड कह सकते हैं। होलेस्टीन से हो गया हॉलैंड और नीदरलैंड। ठीक है, इसका उत्पत्ति स्थान हो गया नीदरलैंड। ब्राउन स्विस, तो स्विस से हो गया स्विट्जरलैंड। क्या हो गया? स्विस से स्विट्जरलैंड, इसका उत्पत्ति स्थान हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जर्सी का इंग्लैंड, रेड डेन का डेनमार्क, होलेस्टीन फ्रीजियन का नीदरलैंड और ब्राउन स्विस का स्विट्जरलैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी सी डी। तो इसमें कौन सा आंसर है? बी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, भैंस की सर्वाधिक दूध उत्पादक नस्ल कौन सी है? इसमें से कौन सी है? सुरती, हरियाणवी, मुर्रा या महसाणा? तो इसका आंसर हो जाएगा मुर्रा। मुर्रा नस्ल भैंस की नस्लों में सर्वाधिक दूध दे देती है। इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो कहां से? दिल्ली हो गया, पंजाब, हरियाणा, यहां पर ये पाई जाती है और इसका उत्पत्ति स्थान है दिल्ली। हरियाणवी जो नस्ल है ये भैंस की नस्ल नहीं है, ये है गाय की नस्ल। और गायों में इसकी नस्ल का उत्पत्ति स्थान कहां से है? तो रोहतक, हरियाणा। हरियाणवी की बात हो गई। उसके बाद आती है सुरती। सुरती नस्ल का उत्पत्ति स्थान कहां से है? तो गुजरात का खेड़ा जिला। कौन सा? खेड़ा जिला। और ये खेड़ा जिला के अलावा बड़ौदा, नडियाद में भी पाई जाती है। कहां पर? बड़ौदा, नडियाद और खेड़ा जिले में पाई जाती है सुरती नस्ल। उसके बाद हम बात करें महसाणा नस्ल की, तो महसाणा नस्ल का भी उत्पत्ति स्थान कहां से है? तो गुजरात से। गुजरात का वडोदरा जिला। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से किस पशु का गर्भकाल सर्वाधिक होता है? तो कौन से पशु का गर्भकाल सर्वाधिक होता है? ऊंट, भेड़, सूअर या भैंस? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ऊंट का जो गर्भकाल होता है वो सभी पशुओं में सर्वाधिक होता है। वैसे तो हाथीनी का गर्भकाल होता है 640 दिन। ऊंटनी का जो गर्भकाल होता है वो कितने दिनों का होता है? 390 से 410 दिनों का होता है। भेड़ का 150 दिनों का होता है। सूअर का 114 दिनों का। 114 से 120 दिन कह सकते हैं हम। 114 से 120 दिनों के अंदर सूअर का गर्भकाल होता है। और भैंस का जो गर्भकाल होता है वो होता है 307 दिनों का। और एवरेज माने तो 307 से 310 दिनों का होता है। किसका? भैंस का गर्भकाल। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, देश में कुल मांस उत्पादन कितने मिलियन टन है? तो कितने मिलियन टन है? 7.29 मिलियन टन, 9.29 मिलियन टन, 5.49 मिलियन टन या 11.49 मिलियन टन? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 5.49 मिलियन टन देश का कुल मांस उत्पादन है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, देश में ऊन उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? आंसर हो जाएगा इसका ए, पहला स्थान है। ऊन उत्पादन के लिए राजस्थान में पाई जाने वाली भेड़ें कौन कौन सी है? तो चोखला, नाली, मगरा है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें भेड़ की संकर नस्ल जो कि अविकालीन, अविवस्त्र, टोंक से निकलेगी। ये सब जो भेड़ हैं वो राजस्थान में पाई जाती है। और राजस्थान में इन भेड़ों से जो ऊन प्राप्त होता है उससे क्या बनाया जाता है? तो गलीचे और कारपेट बनाया जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पशु हड्डियों के अस्थि मज्जा में कितने प्रतिशत वसा होती है?
70%, 90%, 96% या 80%? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 96% पशु हड्डियों में अस्थि मज्जा में वसा होती है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। केचुआ पालन की उपयुक्त दशाएं हैं, तो क्या क्या दशा होनी चाहिए केचुआ पालन के लिए? नम हवा, अच्छे जैविक पदार्थ, उपयुक्त तापमान या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये सभी दशा होनी चाहिए केचुआ पालन के लिए। नम हवा होनी चाहिए, अगर सूखा हो गया तो केचुआ मर जाता है। नमी की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद अच्छे जैविक पदार्थों की मात्रा होनी चाहिए। अब जैविक पदार्थ होंगे तब जाके वो खाएगा, अगर उसके लिए कुछ खाना ही नहीं होगा तो वो जिंदा कैसे रहेगा, ठीक है। उपयुक्त तापमान भी चाहिए, जहां पे हम केचुआ पालन कर रहे हैं वहां पे उसकी बेड बनाई हुई है, उसके ऊपर हमको छप्पर से छाया करनी चाहिए। उसके बाद हम बात करें जब जहां पर हम केचुआ पालन कर रहे हैं, जहां पर हमने ऑर्गेनिक मैटर डाल रखा है, गोबर डाल रखा है, जैविक पदार्थ डाल रखे हैं, घास फूस डाल रखी है, केचुआ पालन वहां पे किया है, तो उसके ऊपर हमको एक तो छप्पर बनाना है, उसके बाद समय समय पर नमी रखनी है, पानी का छिड़काव करना है। पशु पक्षी से भी केचुओं को नुकसान होता है, पशु पक्षी इनको खा जाते हैं। जो उनकी बेड है उसके ऊपर हमको जूट की बोरियां ढक देनी है, और जूट की बोरियां ढकने से एक तो फायदा हो जाएगा, पशु पक्षियों से सुरक्षा हो जाएगी। सेकंड फायदा ये हो जाएगा कि जूट की बोरियां क्या है कि नमी का संग्रहण करके रखती है, जो पर्याप्त नमी की मात्रा समय समय पर केचुओं को देती रहेगी, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो केचुआ पालन की उपयुक्त दशाएं ये सब है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पशु की प्रजनन क्षमता दर्शाने की सबसे उपयुक्त विधि है, कौन सी विधि है? खुर देखकर, सिंग देखकर, शारीरिक दशा देखकर या ए व बी दोनों? पशु की जो प्रजनन क्षमता हम देखते हैं वो देखते हैं सिंगों को देखकर। सिंगों पर बनते हैं छल्ले, सिंग के ऊपर छल्ले बने हुए 1 2 3, तो उसकी आयु कितनी हो जाएगी? फर्स्ट छल्ला बनता है 3 साल की उम्र पर, ठीक है। उसके बाद प्रत्येक वर्ष एक छल्ला बनता रहता है, तो 3 वर्ष के बाद ये 3 वर्ष का हो गया, इसके बाद 4 वर्ष का हो गया और ये 5 वर्ष का हो गया, तो 5 वर्ष का हो गया ये। उसी प्रकार सिंग को देख के हम उसकी प्रजनन क्षमता निकाल सकते हैं। जितना पशु जवान होगा उसमें उतनी प्रजनन क्षमता अच्छी होगी, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना की शुरुआत कहां से की गई? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर, किशनगढ़, जोधपुर या गुलाबपुरा? तो इसका आंसर हो जाएगा गुलाबपुरा, और गुलाबपुरा कहां पर आता है? तो भीलवाड़ा में, ठीक है। मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना की शुरुआत भीलवाड़ा के गुलाबपुरा से की गई, और कब की गई? तो 6 सितंबर 2023 में की गई थी। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य स्तरीय पशु मेला है चंद्रभागा, घोघा मेड़ी, रामदेवरा या पुष्कर मेला? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पुष्कर मेला, जो कहां पर लगता है? अजमेर के पुष्कर में। ये राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य स्तरीय पशु मेला है, और इसको विदेशी पर्यटकों का सबसे बड़ा पशु मेला भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते हैं। और राजस्थान का एक तो हो गया विदेशी पर्यटकों का मेला, उसके बाद हम देखें तो राजस्थान का सबसे रंगीन मेला कौन सा है? तो पुष्कर मेला। राजस्थान में एकमात्र ऐसा मेला है जहां पर सर्वाधिक ऊंटों की बिक्री होती है। सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों वाला मेला राजस्थान का सबसे रंगीन मेला, और सर्वाधिक ऊंट बिक्री वाला मेला कौन सा है? तो पुष्कर मेला है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान की 20वीं पशु गणना के अनुसार सर्वाधिक पशुधन किस जिले में है? तो राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक पशुधन है? बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर या नागौर? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बाड़मेर जो जिला है वो 20वीं पशु गणना के अनुसार सर्वाधिक पशुधन लेकर बैठा हुआ है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। आदर्श पशुशाला का निर्माण करते समय उसकी लंबाई किस दिशा में होनी चाहिए? पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तर से दक्षिण होनी चाहिए। जो हम पशुशाला का निर्माण करते हैं उसकी जो लंबाई होनी चाहिए वो उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर होनी चाहिए। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बायोगैस स्लरी में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 7 से 8.5, 12 से 15.5, 1.5 से 2 या 4 से 6%? इसका आंसर हो जाएगा सी, 1.5 से 2% बायोगैस स्लरी होती है, या हम कह सकते हैं इसको गोबर गैस। बायोगैस स्लरी या गोबर गैस स्लरी होती है, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो 1.5 से 2% होती है। और अगर हम बात करें गोबर गैस संयंत्र होता है, उसमें हम गोबर डालते हैं और गोबर डालने के बाद जो जलकर बचता है उसे कहते हैं बायोगैस या गोबर गैस स्लरी। गोबर गैस होती है उसमें कौन कौन सी गैस पाई जाती है? तो सबसे महत्वपूर्ण गैस है वो है मेथेन। मेथेन गैस पाई जाती है इसमें 55%। उसके अलावा इसमें CO2 पाई जाती है, CO पाई जाती है, H2S गैस पाई जाती है, N2 गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन, उसके बाद SO2 गैस पाई जाती है। ये सब गैस किस में पाई जाती है? तो बायोगैस संयंत्र या गोबर गैस संयंत्र में पाई जाती है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भैंस के घी की अपेक्षा गाय का घी अधिक पीला होता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या हो जाएगा? कैल्शियम होना, प्रोटीन होना, पोटेशियम होना या कैरोटीन होना? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कैरोटीन के कारण जो गाय का घी होता है वो अधिक पीला होता है। किसकी अपेक्षा?
भैंस की अपेक्षा। और भैंस का जो घी होता है वो सफेद होता है। किस कारण होता है? कैसिन के कारण। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना की शुरुआत कब की गई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 अगस्त 2020, 15 अगस्त 2012, 2 अक्टूबर 2012 या 15 अगस्त 2011। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 15 अगस्त 2012 मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की शुरुआत की गई थी। इसमें क्या था? हर जिले में जिला स्तरीय पशु भंडार गृह खोले जाएंगे, ठीक है, जहां पर निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध की जाएगी। किसको? जो पशुपालक हैं उनको, पशुओं के लिए इनको निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराई जाएंगी। किसके तहत? मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना के तहत, जो चलाई गई थी 15 अगस्त 2012 को, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राजस्थान गौ संरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम कब बनाया गया? 2018, 2012, 2016 या 2017? इसका आंसर हो जाएगा 2016, सी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, काजरी द्वारा विकसित बकरी की कौन सी नस्ल है? जमुनापरी, शेखावटी, पर्वतसरी या बारबरी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, शेखावटी बकरी काजरी द्वारा निर्मित है। और काजरी क्या है? CAZRI, सेंट्रल एरिड जोनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, या इसको कहा जाता है राजस्थान शुष्क अनुसंधानिकी। सेंट्रल एरिड जोनल रिसर्च इंस्टीट्यूट या शुष्क अनुसंधानिकी कहाँ पर स्थित है? तो जोधपुर में स्थित है। और इसके द्वारा जो बकरी विकसित की गई है वो है शेखावटी बकरी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, थारपारकर किस पशु की नस्ल है? गाय, भेड़, बकरी या भैंस? तो इसका आंसर हो जाएगा गाय। जो थारपारकर गाय है उसका उत्पत्ति पाकिस्तान से इसकी उत्पत्ति है, पाकिस्तान का सिंध जिला। और इस गाय को याद करने की टेक्निक क्या है? थार को पार करके आने वाली गाय, थार पार कर। तो थार कहाँ पे है? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, यहाँ पर ये गाय पाई जाती है। और कहाँ से आती है? पाकिस्तान से। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भैंस के मत चक्र की अवधि कितनी होती है? 16 दिन, 21 दिन, 14 दिन या 28 दिन? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भैंस और गाय दोनों में मध चक्र की अवधि होती है 21 दिन। हर 21वें दिन गाय और भैंस मध में आती है। और इसका मधकाल कितना होता है? मध चक्र होता है बड़ा, और उसमें मधकाल होता है, जो गाय होती है उसका मधकाल होता है 12 से 24 घंटे। और भैंस का जो मधकाल होता है वो कितना होता है? 12 से 36 घंटे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो भैंस में मध चक्र की अवधि होती है 21 दिन और गाय में भी यही अवधि होती है, लेकिन जो मधकाल होता है वो भैंस में होता है 12 से 36 घंटे और गाय में जो मधकाल होता है वो 12 से 24 घंटे का होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पशुओं में बधियाकरण किस ऋतु में किया जाता है? वर्षा ऋतु में, गर्मी में, सर्दी में या उपरोक्त सभी? तो जो पशुओं में बधियाकरण किया जाता है वो किया जाता है सर्दियों में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, दूध का पीएच स्केल पर मान होता है, कितना मान होता है? 6.1, 5, 8.7 या 6.7? तो इसका जो मान होता है वो होता है डी, 6.7। ये फिक्स मान है और ये लास्ट मान है। वैसे होता है 6.4 से लगाकर 6.7। इसके बीच में कोई भी आंकड़ा आ जाए तो आपको कर देना है राइट। एग्जाम में 6.4 से लगाकर 6.7 के बीच में जो भी आंकड़ा हो उसको आपको राइट करना है। ये सभी पशुओं का एवरेज दूध का पीएच मान है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में मुर्गी पालन के जनक कौन है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन, डॉक्टर BV राव, डॉक्टर सुरेंद्र पाल या डॉक्टर अशोक मित्रा? इसका आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर BV राव भारत में मुर्गी पालन के जनक कहलाते हैं। और इन्हीं के नाम पर पुणे में 1984 में डॉक्टर BV राव पोल्ट्री मैनेजमेंट सेंटर खोला गया है। कहां पर? पुणे में, और 1984 में खोला गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कुक्कुट पक्षी के सिर पर गहरे लाल रंग के मांसल भाग को क्या कहते हैं? कोम्ब, ईयर लोब, वेंट्रल या ब्लेड? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कोम्ब कहा जाता है, ठीक है। और ये कोम्ब होता है कंगी के समान। किसके समान होता है? कंगी के समान, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नर बतख क्या कहलाती है? गोबलर्स, कोक, ड्रैक या सस्टर? तो इसका आंसर हो जाएगा ड्रैक। नर बतख को ड्रैक कहते हैं, लेकिन अगर ये आ जाए कि मादा बतख को क्या कहते हैं, तो मादा बतख को मादा बतख ही कहा जाता है क्या, लेकिन नर बतख को ड्रैक कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मुर्गी में ब्याने की क्रिया क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? काविंग, लोइंग, मैचिंग या फीडिंग? तो इसका आंसर हो जाएगा लोइंग। मुर्गी में जो ब्याने की क्रिया होती है इसको कहा जाता है लोइंग। और अगर ये पूछ लिया जाए कि अंडे से बच्चे के बाहर निकलने की क्रिया क्या कहलाती है, तो उसको कहते हैं हैचिंग। और अगर ये पूछ लिया जाए कि मुर्गी का गर्भकाल कितने दिनों का होता है, तो 21 दिनों का। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, साइलेज को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में सहायक है एसिटिक अम्ल, CO2, इथाइल एल्कोहल या उपरोक्त सभी? तो एसिटिक अम्ल, CO2 और इथाइल एल्कोहल, ये तीनों ही चीजें साइलेज को लंबे समय तक सुरक्षित रखती हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सोयाबीन में कौन सा जहरीला पदार्थ होता है? हीमोग्लूटेनिन, एफ्लाटॉक्सिन, ऑक्जेलो एसिटिक या सेपोनिन? तो इसका आंसर हो जाएगा हीमोग्लूटेनिन। सोयाबीन में हीमोग्लूटेनिन नाम का
जहरीला विषैला पदार्थ पाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राष्ट्रीय चारा अनुसंधान संस्था किस स्थान पर स्थित है? तो भारत में कहां पर स्थित है? हिसार, मंदसौर, झांसी या अमृतसर? इसका आंसर हो जाएगा सी। राष्ट्रीय चारा अनुसंधान संस्था झांसी में स्थित है। और झांसी कहां पर है? तो एमपी के झांसी में स्थित है राष्ट्रीय चारा अनुसंधान संस्था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बाजरे का वैज्ञानिक नाम क्या है? एविना सेटाइवा, जिया मेज, पेनिसिटम ग्लूकम या सोरगम बाइकोलर? तो इसका आंसर हो जाएगा, बाजरे का जो वैज्ञानिक नाम है वो है सी, पेनिसिटम ग्लूकम। सोरगम बाइकोलर ज्वार का वैज्ञानिक नाम है, पेनिसिटम ग्लूकम बाजरे का, जिया मेज किसका है? तो मक्के का, और एविना सेटाइवा किसका है? तो जई का। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ऐसा भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि ज्वार, बाजरा, जई, मक्का, इन सभी का चारा पशुओं को डाला जाता है, और चारा अपने पशुपालन में है और पशु परिचय भर्ती में ये टॉपिक है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है, इन सभी चारों के बारे में भी आपको पढ़ के जाना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नवजात के पैदा होते ही किन स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है? सांस लेने में दिक्कत, खून में ग्लूकोज की मात्रा में कमी, शारीरिक तापमान का सामान्य से कम हो जाना या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ये सभी समस्याएं नवजात के पैदा होते ही हो सकती है। उसमें जब नवजात का जन्म होता है उस टाइम पर माता का पहला दूध, जिसको कहते हैं खीस, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो नवजात के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाते हैं, इसलिए खीस को पिलाया जाता है। और खीस से नवजात के पैदा होते ही माँ का पहला दूध होता है जो गाढ़ा और पीले रंग का होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, ठप्पा रोग मुख्यतः होता है किसमें होता है? गाय में, भैंस में, मुर्गी में या ऊंट में? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। जो ठप्पा रोग होता है वो भैंस में होता है, और जब भैंस में ये रोग होता है तो भैंस खाना पीना बंद कर देती है, और इस ठप्पा रोग को पाइका रोग के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सर्रा रोग की मुख्य दवाई क्या है? डेप्सोना, ग्लिसरॉल, एविल या ट्राइक्विनिन? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। सर्रा रोग की जो मुख्य दवाई है वो है ट्राइक्विनिन। और ये रोग किसमें होता है? ये रोग होता है ऊंट में। ऊंट का सबसे प्रमुख रोग कौन सा है? तो सर्रा रोग। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है और इस बार भी आ सकता है। ट्राइक्विनिन इसकी प्रमुख दवाई है, ऊंट में होने वाला प्रमुख रोग है, और ये होता है प्रोटोजोआ से। किससे होता है? प्रोटोजोआ से। ऊंट में होने वाले सर्रा रोग के बारे में, इन चीजों के बारे में एक न एक जानकारी एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। सर्रा रोग होता है ऊंट में, इसकी दवाई है ट्राइक्विनिन। ठीक है, और ये ऊंट में होता है प्रोटोजोआ के द्वारा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में विश्व के कुल पशुधन का कितना प्रतिशत पशुधन पाया जाता है? 17%, 13%, 18% या 10%? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। भारत में विश्व का कुल 17% पशुधन पाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पश्मीना किस पशु की ऊन से बनाया जाता है? याक, भेड़, बकरी या ऊंट? तो इसका आंसर हो जाएगा बकरी। अब बहुत से लोग कहेंगे कि बकरी में ऊन नहीं पाया जाता है, भेड़ में पाया जाता है और ऊंट में पाया जाता है, तो बकरी में ऊन कहां से आ गया? तो बकरी में पाए जाते हैं बाल। जो बकरियों से मुलायम बाल प्राप्त होते हैं उसी को कहते हैं पश्मीना, और ये बकरियां पाई जाती हैं जम्मू कश्मीर में। भारत के उत्तरी भागों में पाई जाने वाली बकरियों से पश्मीना निकलता है, और इन पश्मीना का उपयोग ठंडे स्थानों पर, जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, वहां पर गर्म कपड़े बनाने में किया जाता है। पश्मीना का उपयोग गर्म कपड़े बनाने में किया जाता है, और ये ऊन नहीं है, ये है बाल। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, ऊंट की कौन सी नस्ल सबसे तेज दौड़ने में विश्व प्रसिद्ध है? तो कौन सी है? बीकानेरी, नाचना, जैसलमेरी या मेवाड़ी? इसका आंसर हो जाएगा बी। ऊंट की नाचना नस्ल दौड़ने में विश्व प्रसिद्ध है। और अगर हम बात करें रेतीले भागों में दौड़ने के लिए सबसे अच्छी ऊंट की नस्ल कौन सी है? वो है जैसलमेरी ऊंट, जो भारतीय सेना और पुलिस द्वारा उपयोग में ली जाती है, वो नस्ल है जैसलमेरी नस्ल। और अगर ये पूछा जाए कि ऊंट की कौन सी नस्ल सबसे तेज दौड़ने में विश्व प्रसिद्ध है, तो उसका आंसर हो जाएगा नाचना। और अगर नाचना ऑप्शन में नहीं है तो अपन को जैसलमेरी करना है। ठीक, और अगर ये पूछ लिया जाए कि रेतीले भागों में दौड़ने वाली कौन सी नस्ल है सबसे तेज, तो उसमें हमको करना है जैसलमेरी ऊंट की नस्ल। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद हम बात करें बीकानेरी, तो ये जो नस्ल है वो सभी ऊँटों में सबसे सुंदर नस्ल है। जैसलमेरी नस्ल का उपयोग सेना में किया जाता है। ठीक है, नाचना विश्व की सबसे तेज दौड़ने वाली नस्ल है। और जो मेवाड़ी नस्ल है इसका उपयोग किया जाता है खेतीबाड़ी में, खेती के कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये सबसे आलसी नस्ल है, सबसे धीरे चलने वाली नस्ल है। ये 1 घंटे में 1 से 2 किलोमीटर ही चल पाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बागवानी के लिए किस प्रकार का खाद उर्वरक उपयोगी है? तो किस प्रकार का है? डीएपी, यूरिया, वर्मी कंपोस्ट या सोडियम सल्फेट? इसका आंसर हो जाएगा सी। वर्मी कंपोस्ट बागवानी के लिए सबसे अच्छा खाद है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, गाय भैंसों में पहले से दूसरे ब्यान तक दूध उत्पादन में होती है, क्या होती है? स्थिरता रहती है, गिरावट होती है, वृद्धि होती है, उपयुक्त सभी? इसका आंसर हो जाएगा सी। गाय भैंसों का पहला ब्यांत होता है
उसके बाद जब दूसरा ब्यांत आता है तो उसमें दूध उत्पादन में वृद्धि हो जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पशु क्रय करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पशु की आयु, पशु का स्वास्थ्य, पशु की नस्ल या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब हम पशु क्रय करने गए तो उसकी आयु तो देखेंगे, उसका स्वास्थ्य भी देखेंगे और उसकी नस्ल भी देखनी हमको जरूरी है। आयु हम किस प्रकार से देखेंगे? एक तो दांतों द्वारा देखते हैं, एक सींगों द्वारा, सींगों पर छल्ले बनते हैं उससे देखते हैं। सींगों पर पहला छल्ला तीन साल की उम्र पर बनता है, उसके बाद प्रत्येक वर्ष एक छल्ला बनता है, तो उससे हम उसकी आयु का हैं। ठीक है, उसके बाद हम स्वास्थ्य को देख लेते हैं कि भाई स्वास्थ्य रूप से कैसा है ये पशु, उसको कोई रोग तो नहीं है। उसके बाद पशु की नस्ल देखते हैं। अगर हम अधिक दूध उत्पादन की दृष्टि से पशु को खरीदने आए हैं, जैसे कि हम भैंस में बात करें, भैंस की मुर्रा नस्ल है, मुर्रा नस्ल जो सबसे ज्यादा दूध देती है, तो अगर हम दूध के लिए देखें तो भैंस की मुर्रा नस्ल खरीदेंगे। और अगर हमको उससे घी चाहिए तो उसमें वसा की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, तो मुर्रा की जगह हम खरीदेंगे बदावरी नस्ल की भैंस खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि बदावरी में सबसे ज्यादा वसा की मात्रा पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 13% वसा पाई जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मल्लीनाथ जी पशु मेला कब प्रारंभ होता है? चैत्र अमावस्या, चैत्र एकादशी, चैत्र कृष्ण एकादशी या चैत्र कृष्ण नवमी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चैत्र कृष्ण एकादशी को मल्लीनाथ जी पशु मेला लगता है। और मल्लीनाथ जी पशु मेला कहां पर लगता है? तो राजस्थान के बालोतरा जिले में। और बालोतरा में भी एक स्थान है मालानी। ठीक है, वो किसके नाम पर पड़ा है? तो मल्लीनाथ जी के नाम पर ही पड़ा है। और मल्लीनाथ जी मारवाड़ के प्रसिद्ध संत थे। ठीक है, और इन्हीं की याद में बालोतरा में मालानी नामक स्थान पर मल्लीनाथ जी पशु मेले का आयोजन होता है। और कब होता है? तो चैत्र कृष्ण एकादशी को होता है। और यहाँ पर जो सर्वाधिक बिकने वाली नस्ल है वो कौन सी है? तो मालानी नस्ल है। और मालानी में भी मालानी घोड़े जो दौड़ने में सर्वश्रेष्ठ घोड़े हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ऊंट महोत्सव का आयोजन कहां पर होता है? तो कहां पर होता है? बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर या जोधपुर। ऊंट महोत्सव का जो आयोजन होता है वो होता है बीकानेर। ऊंट के बारे में अगर कोई भी चीज पूछ ली जाए तो आपको बीकानेर कर देना। अगर आपको क्वेश्चन में थोड़ा भी डाउटफुल लग रहा है तो आपको बीकानेर करके आना, क्योंकि ऊंट अनुसंधान संस्था यहाँ पर है। राजस्थान का पहला ऊंट डेयरी भी यहाँ पर है। ऊंट महोत्सव भी यहाँ पर मनाया जाता है। तो ऊंट प्रजनन केंद्र यहाँ पर है, ऊंट अनुसंधान केंद्र यहाँ पर है, ऊंट दूध की सबसे पहली डेयरी यहाँ पर है, ऊंट महोत्सव यहाँ पर मनाया जाता है। ऊंट के शरीर पर एक चित्रांकन होता है जिसको कहते हैं सुनहरी पोटरी। और सुनहरी पोटरी को कहा जाता है उस्ता कला। और उस्ता कला भी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बीकानेर की प्रसिद्ध है। तो अगर ऊंट के बारे में कोई चीज आती है तो कौन से जिले से रिलेटेड है, तो आपको अगर क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन है और ये लग रहा है कि ये हो सकता है, तो आपको बीकानेर को टिक करके आना है। तो ऊंट महोत्सव का आयोजन होता है बीकानेर में। जैसलमेर में क्या? तो जैसलमेर में मरु महोत्सव। ठीक है, बाड़मेर में थार महोत्सव। तो और जोधपुर में कौन सा महोत्सव का आयोजन होता है? तो मारवाड़ महोत्सव। बीकानेर में ऊंट महोत्सव, जैसलमेर में मरु महोत्सव, बाड़मेर में थार महोत्सव, जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है और ये सब चीजें कंफ्यूज करने वाली चीजें, इसलिए आपको इनको रट के जाना है। इन सब में से एक प्रश्न बन सकता है। ठीक है, और ऊंट के बारे में एक ना एक प्रश्न हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो आपको ऊंट के बारे में तो अच्छे से पढ़ के जाना ही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान की कुल पशुधन संख्या कितनी है? 768.01 लाख, 668.01 लाख, 468.01 लाख या 568.01 लाख। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 568.01 लाख। अगला प्रश्न देख लेते हैं, गौशाला में सांड गृह की साइज क्या होनी चाहिए? 12x10 इंच, 15x18 इंच, 12x15 इंच या 8x10 इंच। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 12 इंच इंटू 10 इंच, 12 इंच लंबाई, 10 इंच चौड़ाई, ये गौशाला में सांड गृह की साइज होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, गोवर्धन योजना की शुरुआत कब हुई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2017, 2018, 2019 या 2016। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2018 में गोवर्धन योजना की शुरुआत हुई। और ये कहां से हुई? तो करनाल हरियाणा से। करनाल हरियाणा से 30 अप्रैल 2018 से गोवर्धन योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, दूध में न्यूनतम वसा की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 2.5%, 3%, 5% या 8%। तो जो दूध में न्यूनतम वसा होती है वो होती है 3%। कितनी होती है? 3% न्यूनतम वसा होती है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? फसल उत्पादन, फल उत्पादन, दूध उत्पादन या मांस उत्पादन। तो इसका आंसर हो जाएगा दूध उत्पादन। ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, फसल उत्पादन से हरित क्रांति है। ठीक है, फल उत्पादन से हम बात करें तो सुनहरी क्रांति, मांस उत्पादन से लाल क्रांति। और ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन है? तो कौन है? N.E. बोरलोग।
अगला प्रश्न देख लेते हैं, राजस्थान की प्रथम डेयरी कौन सी है? पद्मा, सरस, जमुना या आनंद? तो इसका आंसर हो जाएगा पद्मा। और ये कहां पर स्थित है? तो अजमेर जिले में। कहां पर है? अजमेर जिले में, ठीक है। और राजस्थान की सबसे बड़ी डेयरी का नाम ले लिया जाए तो रानीवाड़ा। कौन सी डेयरी? रानीवाड़ा दूध डेयरी, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भेड़ के मध्यकाल की अवधि कितने दिनों की होती है? 4 से 5, 18 घंटे, 1 से 3 दिन या 2 से 3 दिन? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 से 3 दिन की अवधि होती है भेड़ के मध्यकाल की। अगला प्रश्न देख लेते हैं, साहिवाल नस्ल की गाय का मूल स्थान है, तो इसकी उत्पत्ति कहां से है साहिवाल नस्ल की? हिसार, मोंटगोमरी, अलवर या श्री गंगानगर? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। जो साहिवाल नस्ल की गाय है उसका उत्पत्ति स्थान है मोंटगोमरी। और मोंटगोमरी कहां पर स्थित है? तो पाकिस्तान। और जो साहिवाल नस्ल है वो भारत की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। तो दोस्तों ये थे पशुपालन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।